नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। 25 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो एयरलाइन की। कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयरलाइंस को ह्यूमन बॉम्ब होने की ईमेल धमकी मिली है। विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सीआईएसएफ और मुंबई स्क्वाड ने तुरंत विमान की घेराबंदी कर तलाशी ली। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पूरी सुरक्षा जांच की गई। घंटों चली छानबीन में कोई स्थगित वस्तु नहीं मिली। एयरलाइंस ने इसे फर्जी ईमेल बताया। पुलिस अब ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा से समझौता किसी हालत में नहीं किया जाएगा। घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा और भी बढ़ गई है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की खाड़ी में आज सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिससे तटीय इलाकों में हल्का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर तक थी। अधिकारियों ने कहा किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। समुद्र में हलचल के बावजूद सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उधर स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए। वैज्ञानिकों ने कहा हर क्षेत्र में माइक्रो टॉर्नेडोज का आम है। फिलहाल हालात पूरी तरह सामान्य है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल स्थितियों को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन जानबूझकर इमरान को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और इमरान के समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। कोर्ट ने जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इमरान खान पहले से ही कई मुकदमे पर सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति इस मुद्दे को लेकर अस्थिर होती दिखाई दे रही है। अब देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बवरिया गिरोह के बीच आज तड़के मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश मिथुन मारा गया। पुलिस को उसके छिपे होने की सूचना मिली थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। उसके खिलाफ हत्या और लूट समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाशी ली जा रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन ने इसे बड़ी सफलता बताया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे भारत सरकार की। भारत सरकार ने देश के सभी मोबाइल फोनों में संचार साथी ऐप को अनिवार्य कर दिया है, जिससे साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने इस पर नागरिकों की निजी जानकारी पर निगरानी का आरोप लगाया है। आईटी मंत्रालय ने कहा ऐप केवल फर्जी सिम और धोखाधड़ी पहचानने के लिए है। विशेषज्ञों की राय इस पर बढ़ती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि डेटा सुरक्षित रहेगा। इस बीच कंपनियों को ऐप प्री इंस्टॉल करने के आदेश दिए गए। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के वनडे की। भारत ने साउथ अफ्रीका के पहले वनडे में 17 रन से हारकर 3 मैचों की सीरीज बढ़त बना ली है। भारतीय बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में 23 रन जुटाए और गेंदबाजों ने शुरू में अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को दबाव में ला दिया। मैच के बाद अश्विन ने टीम चयन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। कप्तान ने जीत को टीम एफर्ट बताया है। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की तारीफ की। अगला मैच दोनों टीमों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे सड़क परिवहन मंत्रालय की। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2027 से देश के सभी भारी वाहनों में एडवांस ड्राइवर एस्टिमेटम सिस्टम यानी ADAS को अनिवार्य करने का फैसला किया है। ये तकनीकी सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों ने इसे सड़क सुरक्षा के लिए गेम चेंजर बताया है। ऑटो इंडस्ट्री ने कहा इससे वाहनों की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का कहना है कि मानव त्रुटि कम करने का ये सबसे प्रभावी तरीका है। परिवहन कंपनियों को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे नागपुर की। नागपुर में आज सुबह हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में धावा बोलकर लाखों के आभूषण लूट लिए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बदमाश करीब 10 मिनट वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने शहर के सभी एंटी ट्रांजिट पॉइंट को सील कर दिया है। दुकान मालिक ने कहा कि बदमाश पहले ग्राहक बनकर आए,
क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है और शहर में दहशत फैल गई है। पुलिस ने जल्दी गिरफ्तारी का भी दावा किया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तर भारत की। उत्तर भारत में ठंड एक और लहर दस्तक दे रही है। कई शहरों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहा। ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी दी है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में स्कूलों के समय बदलाव किए गए हैं। बाजारों में स्वेटर और हीटर की मांग बढ़ गई है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष ने महायुति सरकार को लाड़की बहन योजना और आटा तूफान मुआवजे को लेकर घेरा है। सरकार ने कहा योजनाएं जारी रहेंगी, किसानों को मदद दी जाएगी और सदन में कई बार हंगामे की नौबत आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा विपक्ष मुद्दों को राजनीति का रंग दे रहा है। उधर महाविकास आघाड़ी ने सरकार पर वादी खिलाफ आरोप लगाए। सत्र के दौरान कई अहम बिल पेश किए गए। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ। इस दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल भी शुरू हो गया। पीएम मोदी ने उनके सरल जीवन और समाज सेवी पृष्ठभूमि की जमकर सराहना की। राधाकृष्णन ने सदस्यों को संसदीय नियमों और लक्ष्मण रेखा का पालन करने को सख्त सलाह दी है। उन्होंने कहा हर सदस्य के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन निर्धारित दायरे में ही रहेंगे। अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं और युवाओं की उम्मीदों को अनुरूप काम करने के लिए अपील की है। उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। राज्यसभा में ये उनका पहला सत्र है और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजरें उनके नेतृत्व पर टिकी है। उपराष्ट्रपति ने धन्यवाद देते हुए कहा कि वो सदन को उम्मीदों के अनुरूप चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे चेन्नई की। चेन्नई में मंगलवार की सुबह ब्लू लाइट पर चल रही मेट्रो अचानक टनल में रुक गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन सेंट्रल मेट्रो और हाई कोर्ट स्टेशन के बीच अंधेरी सुरंग में फंस गई। यात्रियों का कहना है कि बिजली गुल होने के बाद ये लगभग 10 मिनट तक अंधेरे में फंसे रह गए। बाद में प्रशासन ने घोषणा की कि उन्हें 500 मीटर पैदल चलकर हाई कोर्ट स्टेशन तक पहुंचना होगा। सोशल मीडिया पर यात्रियों के टनल में कतार बनाकर चलते हुए वीडियो सामने आए। माना जा रहा है कि पावर आउटरेज या तकनीकी खराबी के कारण हुआ हो सकता है। प्रशासन ने तुरंत ट्रेन को लाइन से हटाया और कुछ ही देर बाद सेवा बहाल की गई। सुबह 6:20 पर ब्लू और ग्रीन लाइनें दोनों सामान्य रूप से चलने लगी। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में इंटर मेधावी छात्र रौनक पाठक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार सदमे में है। हाई स्कूल में शहर का टॉपर व रौनक हमेशा पढ़ाई में अग्रणी रहा था। सोमवार की सुबह वो सामान लेने के बहाने घर से निकला और फिर जुड़ी यार्ड के पास उसका शव मिला। परिवार का कहना है उसका फोन और लैपटॉप बंद थे और कॉल भी नहीं उठाया गया। शुरुआती जांच में पढ़ाई के दबाव को आत्महत्या की संभावित वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप की जांच शुरू कर दी है ताकि असल कारण पता लगाया जा सके। पड़ोसियों और शिक्षकों ने रौनक को शांत स्वभाव का और लक्ष्य हासिल करने वाला बताया था। उसकी मौत से स्कूल और इलाके में गहरा शोक का माहौल बन गया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे राजधानी दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में बड़ी सफलता मिली है, जहां एनआईए ने आतंकी दानिश के फोन से कई डिलीट फाइल मिली है। फोन से हमास पैटर्न की दर्जनों ड्रोन की तस्वीरें और वीडियो बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला कि आतंकी हल्के ड्रोन विकसित करना चाहता था जो 25 किलोमीटर तक उड़ सके। दानिश के फोन में रिकॉर्ड लॉन्चर, ड्रोन बम बनाने के तरीके भी मिले हैं। एक ऐप के जरिए विदेशी नंबरों से ये सामग्री भेजी जा रही थी। 17 नवंबर को एनआईए ने दानिश को अनंतनाग से गिरफ्तार किया था, जो दिल्ली ब्लास्ट साजिश का सह अभियुक्त बताया जाता है। दावा है कि डॉक्टर उमर ने उसे सुसाइड बॉम्बर बनने की कोशिश करा था। जांच एजेंसियों ने अब इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से पूरे नेटवर्क को ट्रेस कर रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाला अर्धकुंभ 4 महीने चलेगा। पहली बार इसमें अमृत स्नान का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
अखाड़ों के साथ बैठकों में 3 अमृत स्नानों और कुल 10 प्रमुख स्थानों का ऐलान किया है। पहला अमृत स्नान 6 मार्च महाशिवरात्रि पर, दूसरा 8 मार्च अमावस्या पर, तीसरा 14 अप्रैल वैशाखी पर होगा। प्रशासन ने साफ किया है हर अखाड़े को स्नान के लिए बराबर समय लगभग 30 मिनट मिलेगा। इससे पहले 2021 में कुंभ में 4 स्नायी स्नान हुए थे, जबकि इस बार 3 अमृत स्नान होंगे। संतों ने सरकार की तैयारियों पर सहमति जताई है और आयोजनों को भव्य बनाने की जोर दिया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा, साधु संतों की सहभागिता के बिना कुंभ पूरा नहीं माना जाता। अभी तैयारी तेज कर दी गई है ताकि हर श्रद्धालु को सुविधा सुचारू मिले। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर 2025 को स्टैंडस्टन कोहेन स्वीडन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इंटरपोल असिस्टेंट के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। भारत निर्वाचन आयोग इससे चुनाव कर्मियों द्वारा संचालित स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों को ये वैश्विक मान्यता देता है। 1995 में स्थापित इंटरनेशनल IDE वर्तमान में 35 सदस्य देश शामिल है। भारत इसके संस्थापक सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत के अनुभव से विश्व के अन्य निर्वाचन प्रबंधन निकाय को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष बनने के साथ ही ज्ञानेश कुमार का योगदान विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने में अहम रहेगा। इस अवसर पर भारत की उपलब्धियों और चुनावी पारदर्शिता की सराहना की जाएगी। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे किसान मजदूर मोर्चा की। किसान मजदूर मोर्चा पंजाब चैप्टर 9 5 दिसंबर 2025 को राज्य के 19 जिलों में रेल रोको आंदोलन की घोषणा की जाएगी। आंदोलन दोपहर 1 बजे से 3:26 स्थानों पर होगा। संगठन की मुख्य मांगों में इलेक्ट्रॉनिक एडमिट बिल 2025 को रद्द कराना, पुराने मीटर लगाने और सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री रोकना शामिल है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है, उनकी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की सलाह दी है। इस आंदोलन को लेकर अमृतसर के DC कार्यालय के बाहर किसान नारेबाजी करते नजर आए। ये विरोध शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित बिलों के खिलाफ किसानों का संघर्ष दिखाता है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे शीतकालीन सत्र के बिजली संशोधन विधेयक की। शीतकालीन सत्र के दौरान बिजली संशोधन विधेयक 2025 और 20 विधेयक 2025 को लेकर पंजाब के किसानों ने विरोध तेज किया है। किसान मोर्चा ने नेता जगदीश सिंह ढिल्लन ने सरकार की नीतियों पर कड़ा रुख अपनाया। आरोप लगाया गया कि बिल सब्सिडी खत्म करने के सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में देने की दिशा में है। नई बीज का कानून से पारंपरिक बीज प्रणाली को खतरा होगा। किसान कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे और 8 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों को घेरावा किया जाएगा। किसान संगठन लगातार इन बदलाव के खिलाफ विरोध दर्ज करता नजर आ रहा है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे बीजेपी नेता प्रेम कुमार की। सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के 18वें स्पीकर निर्विरोध चुने गए हैं। उन्होंने विपक्षी विधायकों को समर्थन मिला। डॉक्टर प्रेम कुमार अकेले इस पद के लिए दावेदार थे, इसलिए उनका निर्विरोध चयन माना जाता है। ये तीसरी बार है कि भाजपा कोटे से कोई नेता स्पीकर बना है। उनके निर्वाचन से विधानसभा में सुचारू संचालन और नियमों का पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष ने भी उनके चयन को लेकर सम्मानजनक प्रक्रिया बताया। ये पद उन्हें विधानसभा कार्यवाही, मार्गदर्शन और संतुलन बनाने का अवसर देगा। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान। मुख्यमंत्री भगवत मान 1 दिसंबर से 10 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जापान जा रहे हैं। इस दौरान वे टोक्यो और सुप्रियो में 25 बड़ी जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मान सरकार का उद्देश्य सीधे विदेशी निवेशकों के पंजाब में निवेश करने के आमंत्रित करना है। इस रणनीति से पंजाब को औद्योगिक विविधीकरण और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और जापानी कंपनियों की उन्नत तकनीकी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर खोल देगी। आर्थिक विशेषज्ञ इस पहल को सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे भारतीय रुपए की। 1 दिसंबर को कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 89.59 तक गिर गया है, जो इतिहास का सबसे निचला स्तर है। दिन के अंत में रुपया 89.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा में डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इसका मुख्य कारण मानी जा रही है। कंपनियों और निवेशकों द्वारा डॉलर की बढ़ती मांग ने इसे गिरावट में योगदान दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि RBI ने अब तक खुले बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन 90 का स्तर पार होने पर कदम उठाया जा सकता है।
अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे रांची की। रांची के चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश कुमार केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने रांची, मुंबई और सूरत में छापेमारी शुरू कर दी है। रांची की जांच के दौरान पता चला कि यूएई, नाइजीरिया और अमेरिका में अघोषित विदेशी शेल कंपनियों का संचालन कर रहे थे। इन खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक जमा थे और 1500 करोड़ से रुपए हवाला और फर्जी ट्रांसफर के जरिए भारत लाए गए थे। ये कार्रवाई वित्तीय और कारोबारी जगत में हलचल पैदा करती है। ईडी की जांच अभी और जारी है और बड़े वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे मौसम विभाग की। अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल में 4 दिसंबर से तापमान तेजी से गिरना शुरू होगा। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और पश्चिमी जिलों में जैसे पुरुलिया, बावकुंडा और पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम तापमान 11 से 12 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने साफ और शुष्क मौसम का अनुमान जताया है। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को कपकपी महसूस होगी। सर्दी का असली असर इस सप्ताह के अंत तक साफ दिखाई दे सकता है। 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप सिंह की। डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप सिंह गोयल ने बताया कि गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक की साजिश रचने वाला मॉड्यूल पकड़ लिया है। आईएसए के आदेश पर ये मॉड्यूल पंजाब में हमला करने के लिए तैयार था। आरोपियों में शहबाज भट्टी, जिशान अख्तर शामिल थे। 2 आरोपियों की मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ग्रेनेड बरामद किया और अन्य सहयोगियों की पहचान की है। साइबर और विदेशी नेटवर्क की जांच भी जारी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कफ सिरफ की कथित अवैध तस्करी मामले में शामिल फरार आरोपी और बर्खास्त एसटीएफ सिपाही आलोक प्रताप सिंह लखनऊ से गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आलोक सिंह सरेंडर करने की कोशिश में था, लेकिन एसटीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर उसे दबोच लिया। उसके साथ ही और सिंडिकेट का मुख्य सरगना शुभन जायसवाल भी दुबई भाग चुका था। आरोप है कि जौनपुर का एक कुख्यात बाहुबली इनको संरक्षण दे रहा था और कारोबारी रिश्ते में भी एसटीएफ अब आलोक की चल अचल संपत्ति की कुर्क की तैयारी कर रहे हैं। जांच में पता चला कि उसने वाराणसी में मां शारदा मेडिकल नाम की फर्म बनाई थी, जिसका इस्तेमाल फर्जी कफ सिरप लेन देन छिपाने के लिए किया जाता है। आलोक की भूमिका रैकेट में काफी अहम मानी जाती है। इसके गिरफ्तारी से पूरे प्रकरण में अब तक सामने आए बड़े नामों के पर्दाफाश दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।